लेकिन ये जो दौर है ना फिसलने का, इसमें चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार ने सारे रास्ते पर जो है वो जो चींटियों के लिए जो दवाई आती है ना, उस लक्ष्मण रेखा, वो सारी जगह सरकार ने लक्ष्मण रेखा हम चींटियों के लिए रख दिया है। जब वो कहते हैं भाइयों बहनों, तभी हम बेहोश हो जाते हैं। पानी मारता है बाजू वाला हमें उठाने के लिए, उठो। बोले क्यों भाई? बोले 8 नवंबर, मुझे वो डर आता 8 नवंबर को, जब उन्होंने कहा था भाइयों बहनों, तभी से वो बहुत डर लगता है। खुद ही कुकर के बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, कि मालिक बंदे से पूछे कि अब उतरेगा कैसे। तो अब 24 में हम प्रधानमंत्री को पूछेंगे कि सीढ़ी हटा लेंगे, अब पूछेंगे अब उतरोगे कैसे। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इन दिनों जो चाय पे चर्चा कर रहे हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि एक वायरल व्यक्ति जो धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि छोटे उस्ताद हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि कॉमेडी किंग हैं। अब न जाने मैं क्या क्या कहूँ, क्योंकि एक शब्द या एक शब्द के वो मोहताज नहीं रहे हैं। अब उन्हें लाखों की तादाद में लोग जानते हैं, लाखों चाहने वाले हैं, करोड़ों चाहने वाले हैं, और हर एक वीडियो में उनके नाम के साथ जिस प्रकार से जनता उनकी तारीफ़ करती है, कलीम शेख जी, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कलीम शेख का हंसता मुस्कुराता चेहरा तो आप सभी ने देखा होगा, उनकी कॉमेडी आप सभी ने देखी होगी। इस देश दुनिया में न जाने कहाँ कहाँ वो वायरल हो रहे हैं, और अभी 1-2 दिनों में जाने भी वाले हैं। इससे पहले मुझे लगा कि इनसे बात करना तो बेहद ज़रूरी है। तो एक बार फिर से मैं कलीम शेख के साथ मौजूद हूँ। चर्चा का विषय निर्धारित नहीं करती हूँ जब मैं इनके साथ होती हूँ, लेकिन इस बार मैं थोड़ा इनके बारे में जानना चाहूँगी। क्या बताएंगे कलीम शेख जी? आपके चाहने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन कलीम शेख कॉमेडी किंग, छोटू उस्ताद सब कोई जानता है, लेकिन सही में कलीम शेख कौन है वो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि आप खुद जानते हैं। देखिए, कॉमेडी तो मैं बचपन से करता हूँ। और मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था शिव कुमार ठाकुर, मेरे बचपन के दोस्त थे। उनको छोटे लाल लोग बोलते थे। तो हम जिस गली से भी गुजरते थे ना, तो उधर के मोहल्ले के लड़के भाग जाते थे, क्योंकि उनको मालूम होता था कि ये हमारी मिमिक्री करेंगे लोग, तो लोग भाग जाते थे। जहाँ मिमिक्री कर लेते हैं? हाँ, मतलब जी किसी, जैसे हमने आपको सुना तो आपके ऊपर ही चालू हो जाते हैं, जैसे उसको नोटिस करते थे। अच्छा, मेरे ऊपर थोड़ी मिमिक्री हो जाए? आपके ऊपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके ऊपर मुझे समय देना पड़ेगा, तब वो चीज़ आती है। अच्छा, किसी एक्टर की हो जाए, मैं अब देखना चाहूंगी। आप तो जो बोल देते हैं। आवाज़ पतली है तो उस तरह से एक्टरों की हो नहीं सकती है। लेकिन जब मैं वोडाफोन में था, तो मेरे जब मैं मैनेजर हुआ करता था, तो मेरे एक बॉस आए, चेतन जगताप, मराठी थे। तो वो जब आए तो मैं देखता था, ये जो है ना, जो मोड़ी अमिताभ बच्चन इतना बड़ा बड़ा पहनता था, इधर से पतला, तो अमिताभ बच्चन की तरह आते थे। उनको देख के मैंने मूछें भी रखने लगा। तब से मैंने मूछ भी निकाला नहीं। तो एक्चुअली जब वो आते थे तो एकदम मतलब साइलेंट मूड में रहते थे। कलीम ये नहीं हुआ, कलीम बच्चे लोग कंट्रोल में नहीं है। तो मैं, और उनका बात करने का भी स्टाइल ऐसा था, वो जब जैसे जाते थे तो हम लोग बोलते थे, मतलब वो गाड़ी बदल बदल के आते थे, कार, तो हम लोग बोलते थे आज मेरे पास बंगला है, कार है, और मेरे पास ब्रेसलेट है, तेरे पास क्या है, आई। तो हम लोग तो वो सुन लिए। तो जब कोई अब बच्चे लोग भी बीच में, भाई कलीम भाई हाँ आ गया, तो वो हम लोग मतलब समझ गए थे। तो तब जब वो मेरे को देखते थे, एक बार बोले भी थे उन्होंने कि तूने मेरा नाम ख़राब कर दिया है। बोला क्यों? तो उससे मेरा नाम तूने क्या रख दिया, हाँ। जब वो लोग देख रहे मुझे ऐसा बोल रहे हैं बच्चे लोग, बोला अभी मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखा। तो ये था। अच्छा, तो ये तो एक्टिंग कर ही लेते थे, लेकिन देखिए में हम गलियों से गुजरते थे, मैं और छोटे, उनको बहुत मैं मिस करता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो छोटे कौन आपके? मेरे दोस्त शिव कुमार। तो जब हम निकलते थे तो हमारे गांव में एक राम लाला करके थे, तो उनकी आवाज़ बहुत पतली होती थी। तो वो जो है पतली आवाज़ में बोलते थे, तो हम लोग बोलते थे क्या राम लाला जी ठीक हो, तो वो गाली देता था।
तो जब हम लोग गाली सुनने के लिए उसको ऐसे मिमिक्री करते थे। तो यही सब मतलब पहले से बचपन में था। और मुझे ये था कि मैं कॉमेडी में जाना था, लेकिन मेरे भाई साहब एक्टर बन गए, तो फिर मैं नहीं गया। मैं बोला घर से कोई एक्टर हो गया तो हम क्या करें। देखिए, एक्टर बनना चाहते थे। देखिए, आपने मुझे राजनीतिक विषयों पर चर्चा करते तो तमाम बार देखा होगा, और मैं बहुत सीरियस होकर बातचीत करती हूँ, लेकिन जब इस प्रकार से बातचीत होती है तो आप कब खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं आपको खुद नहीं पता। तो ये जो इनके साथ जितने भी इंटरव्यू हुए हैं, एक आध को छोड़ दे तो मुझे लगता है लमसम सारे ही बहुत हंसमुख, मजाकिया तौर पे, कॉमेडी के तौर पे और वैसे ही हुए हैं। तो मैं वैसे ही ये इंटरव्यू भी चाहती हूँ कि जाए, और मैं मुस्कुरा रही हूँ हर एक सवाल पूछते हुए भी। तो जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी यादें हैं, और कुछ ऐसी यादें भी बताइए जो पहले तो ऐसा लगता था बहुत गंभीर है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सोच कर हंसी आती है। हाँ, आती है। मेरे गांव में नदी है, तो पहले हम लोग छोटे थे तो सब लोग, हम दोस्त मोहल्ले के लड़के लोग, हम लोग जाते थे दोपहर में, जैसे अभी का मौसम है ना, तो हमारे गांव के नदी के किनारे बहुत क्राउड रहता है गांव वालों का। वो सब कपड़ा निकाल के और कूदते थे नदी में। तो मेरे बड़े पापा का जो है एक लड़का, मेरा भाई, वो नदी में उसमें डूब के मर गया। तब से हम लोग नदी के इधर जाते थे। तो मेरी माँ और मेरी बड़ी बहन वो बहुत हमें, मतलब जब हम नदी जाते थे पता चलता था, ऐसा बाल देखती थी न गीला है तो बहुत मार खाते थे। तो एक बार हम गए तो हम ऐसे चप्पल रख देते थे, उसके ऊपर कपड़े रख देते थे। तो मैं नहा के जब निकला मेरे कपड़े गायब। मतलब कौन ले गया कपड़ा, अब कपड़े तो है ही नहीं हमारे पास। तो जैसे तैसे घर पे पहुँचे तो पता चला कि मेरी बहन कपड़ा लेके चली गई थी, और हमें बहुत मार खाया था मैं। तो ये सब यादें जो आती हैं ना, तो हमें बहुत गुदगुदा देती हैं। हाँ। अच्छा, कलीम शेख सच में ऐसे हैं जो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, या जैसे हर एक की अपनी अपनी एक कहानी होती है, जाहिर तौर पर परिवार होता है, आर्थिक रूप से भी आपको सक्षम बनना ज़रूरी होता है। तो कलीम शेख की वो कहानी मैं चाहती हूँ कि दुनिया भी देखे, दुनिया भी जाने, क्योंकि हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे कि मैं जो ये बोल रहा हूँ ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ घटित हुआ है। मेरे दो होटल थे, कपड़े का कारोबार था, और मैं खुद मैनेजर था वोडाफोन में। तो ये सब जब मेरे लॉस खाए ना, तो मेरे भी मिलने जुलने वाले जो दोस्त यार हैं उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस है। तो ये चीज़ें जो है ना, हर वर्ग के साथ हो रहा है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देश को दिखाना चाहता हूँ, ये हर चीज़ वर्ग के साथ हो रहा है। तो अभी जो कलीम शेख हैं वो एकदम आम है, लेकिन कभी ये लखपति या करोड़पति हुआ करते थे। हाँ, मैंने तो बहुत पैसे तो बहुत देखे लाइफ में। मेरी खुद कार से हम चलते थे, मेरी खुद की कार थी। तो ऐसा नहीं है, क्या होता है कि देखिए ज़िंदगी भी एक चींटी के समान होती है। चींटी जो चढ़ती है दीवार दाना लेके, फिर फिसलती है, फिर चढ़ती है। लेकिन ये जो दौर है ना फिसलने का, इसमें चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार ने सारे रास्ते पर जो है वो जो चींटियों के लिए जो दवाई आती है ना, उस लक्ष्मण रेखा, वो सारी जगह सरकार ने लक्ष्मण रेखा हम चींटियों के लिए रख दिया है। अच्छा, वो कौन सा दौर था जब आपका इतना ज़्यादा नुकसान हो गया? अभी नोटबंदी के पहले से। तो नोटबंदी कर रहे नोटबंदी के लॉकडाउन से, नोटबंदी से हमारी बर्बादी स्टार्ट। जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए। नोट बंद हुआ था। अच्छा, तो मतलब उससे कैसे समस्या उत्पन्न हुई? क्योंकि बताया जा रहा था जो लोग काला धन रख रहे थे उन्हीं की समस्याएं उत्पन्न हुई। हम देखिए, हम जो कमा के रखते हैं, जनता आप भी बचत करती होंगी, हर कोई सेविंग करता है, तो उसे आप काला धन मानते हैं। और ठीक है, मान लीजिए आपने कहा था कि काला धन रिटर्न आएगा, तो आज तक तो आप भी नहीं बता पाए कि कितना काला धन आया, और ना ही आप आरबीआई ने बता पाया कि कितना। आरबीआई ने तो बताया था कि जितना नोट चलन में था वही रिटर्न आ गया। तो काला धन गया कहाँ? काला धन तो हमारा पैसा, काला धन तो नहीं था जो हमें आपने बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ें, वो तो काला धन नहीं था। मैं जानना चाहूँगी कि कलीम शेख जी, कहानियाँ, किस्से की सीख जो आपको मिली है कहाँ से मिली है? जाहिर तौर पर कोई ना कोई गुरु तो रहा ही होगा आपका। मेरे गुरु थे अनिल मिश्रा जी।
मेरे गांव के बगल के थे, वो थे मेरे गुरु। क्योंकि वो जब भी हम कहीं से भी दोनों जन दिख जाते थे तो हमें बिठाते थे, तो हम लोग जोक मारते थे। हाँ। कुछ हमें भी सुना दीजिए फिर चुटकुले जोक। क्या सुना है मैडम? जो जोक सुना, मेरा क्या होता है, देखिए जब कोई जोक निकलता है ना तो एक दूसरे के इससे निकलता है, और जो मेरा साथी था वही चला गया, तब से हम उतना। और अभी 2016 से तो हम कभी हंसना ही भूल गए, सीरियस ही हो गए लाइफ को लेके। लेकिन आपकी वीडियोस तो कहते हैं कलीम भाई वाह, कलीम शेख आप इतना मुस्कुराते हैं, आप तो कॉमेडी किंग हैं, आप नहीं, तो शायर आप लोग हैं। जैसे शायर तो थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं, हाँ, आप तो गीतकार हैं, और आपका गीत भी लिख लेते हैं जो भी दिमाग में जो दिखता है। हाँ। क्योंकि हम बचपन से ही हमारे स्कूल में भी मेरे सारे बच्चे मेरे पास बैठे रहते थे स्कूल में, और हम लोग मतलब मेरे ही पीछे रहते थे, मजाक हंसी मजाक में। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही थे अपनी क्लास का? हाँ, पूरे स्कूल का। अच्छा, पूरे स्कूल का, सिर्फ क्लास का हाँ नहीं? जी। अच्छा, तो वो कौन सी आदतें हैं, क्योंकि तमाम लोग तो वो आदतें सीखना चाहते होंगे। हम वो लोग छेड़ने की आदत होती थी किसी को, छेड़ने की? और उनमें से जोक ढूंढ के लाना होता था, छेड़ करके लोगों को। हाँ। हाँ। अच्छा, आप ध्यान बहुत देते हैं लोगों पे, मैंने देखा है आप हर एक चीज़ की नकल उतार लेते हैं। हाँ। तो मोदी जी की भी कुछ नकल उतार लेते हैं? मोदी जी की क्या नकल उतारेंगे, जब वो कहते हैं भाइयों बहनों तभी हम बेहोश हो जाते हैं। पानी मारता है बाजू वाला हमें उठाने के लिए, उठो। बोले क्यों भाई? बोले 8 नवंबर, मुझे वो डर आता 8 नवंबर को, जब उन्होंने कहा था भाइयों बहनों, तभी से वो बहुत डर लगता है। हाँ। अच्छा, किसी एक्टर की एक्टिंग किसकी है? बहुत सिफारिश कर रही हूँ हो सकता है मैं, बट माफ़ कीजिएगा, ये सिफारिश मेरी नहीं है, क्योंकि तमाम दर्शक मुझे ऐसा लगता है पसंद करेंगे ये चीज़ें। मैं तो राजू श्रीवास्तव को बहुत बड़ा फैन। तो मैं चाहूँगी ज़रूर कि आप कुछ करें। जो अभी मोदी साहब हैं, तो राजू श्रीवास्तव बोलते थे कि खुद ही कुकर के बुलंद चढ़ाओ जैसे तैसे, कि मालिक बंदे से पूछे कि अब उतरेगा कैसे। तो अब 24 में हम प्रधानमंत्री को पूछेंगे कि सीढ़ी हटा लेंगे, अब पूछेंगे अब उतरोगे कैसे। हाँ, अपने वोटों से सीढ़ी हटा लेंगे। अच्छा, अपने वोट से सीढ़ी हटा लेंगे। अब उनको बोलेंगे अब उतरोगे कैसे। अच्छा, राजू श्रीवास्तव की एक्टिंग नकल फिर तो हाँ? हो जाए, बिना करे तो नहीं जाने देंगे राजू हम आपको। श्रीवास्तव की एक बात मुझे बहुत ये लगती है, जैसे अब आप लेडीज हो तो इसी पे शो मैं बोलता हूँ कि वो बोलते थे राजू श्रीवास्तव जी कि 4 औरतें ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो उसमें आपस में उनका बात चल रहा था, तो तू कितने साल की है? तो बोलते मैं 25 साल की हूँ। तो उसके बगल वाले से पूछे तू कितनी साल की है? तो बोले तू समझ मैं तेरे से 1 साल छोटी हूँ। तो और तीसरे से पूछते तू कितने साल की? तो बोले अभी आई एम जस्ट 20। तो राजू श्रीवास्तव बोलता है मैं ऊपर से धड़ाम से गिर गया। तो पूछे काय को गिरे, तुझे क्या हुआ? तो बोले मैं पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये तो वो सब मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, देखिए, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हर बार की तरह इस बार भी मैं मुस्कुराती ही रही, और मेरे कैमरा पर्सन ने बताया कि समय हो चुका है। जितना आप इंटरव्यू करती हो तो मुझे पता चला कि हंसते मुस्कुराते समय भी हो चुका है, लेकिन ये जो इंटरव्यू था मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई राजनीतिक इंटरव्यू नहीं था। और इस इंटरव्यू से मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक चेहरे होते हैं जो आपके सामने पेश किए जाते हैं, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या होती है वो मैं आपको क्यों ना बताती रहूं, क्योंकि राजनीतिक इंटरव्यू से हटकर यादों की बारात के तौर पर एक शो ले आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ पर हम ऐसे ही हंसते मुस्कुराते चेहरों को आपके तक पहुँचाते रहेंगे, उनकी कहानी। भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक तरह का ये एक्सरसाइज होता है। और आज देखिए, आज का माहौल ऐसा है कि लोगों की मुस्कान चली गई है चेहरे से, क्योंकि लोग अपने मतलब घर गृहस्थी में उसके बच्चों की फीस है, घर का ये जो ज़रूरत थी, महंगाई के दौर से, बेरोजगारी से बहुत, तो लोगों की मुस्कान चली गई है। तो आज के दौर में जो कपिल शर्मा जो हंसाता है लोगों को, तो वो एक बहुत बड़ा काम करते हैं कपिल शर्मा। मैं कपिल शर्मा की तरह तो शो नहीं ला पाऊंगी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये कोशिश नहीं कह- करूंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि कपिल शर्मा का जो काम है ना,
अमेजिंग काम करता है, उसे सैल्यूट है कपिल शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कपिल शर्मा की तरह तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि यादों की बारात नाम का एक शो लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए, जिसमें हम राजनीतिक चीज़ों से हटकर थोड़ा निजी ज़िंदगी पे बात करें, थोड़ा हंसते मुस्कुराते। ऐसी ही एक लोकेशन मेरे कैमरा पर्सन डिसाइड करेंगे जिनका नाम है आशीष। फिलहाल इस खबर के बारे में हंसते मुस्कुराते आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। थैंक यू मैम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।